કેમ કે કોરોનાની આ મહામારી વૈશ્વિક મહામારી છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ દેશ જ નહીં પરંતુ દુનિયાના ડૉક્ટર્સની વાત સમજવી અને જાણવી પણ જરૂરી છે. આપણે તમામ લોકો સોશિયલ મીડિયા ઉપર સાચી ખોટી પોસ્ટ વાંચ્યા સમજ્યા વગર તેનું મનમરજી અમલ પણ કરીએ છીએ, અનુકરણ પણ કરીએ છીએ, ફોરવર્ડ પણ કરીએ છીએ. પરંતુ હકીકત શું છે, કેવી રીતે કોરોનાના સંક્રમણથી બહાર નીકળી શકાય તેને સમજવું જરૂરી છે. અને સ્વાભાવિક રીતે તે માટે દુનિયાભરના ડૉક્ટર સાથે વાત કરવી પણ જરૂરી છે. અને એટલે જ આપની ચેનલ એબીપી અસ્મિતા એ સલાહ માટેનું માધ્યમ બન્યું છે. આપણી સાથે છે ડૉક્ટર ધીરજ કોલ, જેઓ લાંબા સમયથી રિસર્ચ પણ કરે છે યુએસની અંદર, અને ખાસ કરીને कोविड सारवार पर तेरी जबरदस्त पकड़ है. डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपसे ये जानना था डॉक्टर, क्योंकि पिछले साल मैं लगातार आपसे बात करता रहा, तब गुजरात के जो केस होते थे, कोरोना संक्रमण के केस होते थे, 2000-3000 होते थे जब पीक होती थी. आपको क्या लग रहा है, ऐसा तो क्या हो गया कि वो सेकंड पीक 12,000, 13,000, 15,000 तक पहुंच गया? क्या फर्क है पहले फेज में और दूसरे फेज में? रौनक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है एंड मैं विदाउट स्पेंडिंग एनी अदर टाइम स्ट्रेट आपका आंसर उस पर आता हूं. देखिए, जो हमारा पहला स्पाइक था इवन यूएस में और इंडिया में, उसके अंदर 2 से 3 महीने का लैग डिफरेंस है. मतलब हमारा जो स्पाइक जनवरी में आया था, जो हमने देखा था, तकरीबन हमारे पास तकरीबन 3,07,000 केसेस आ रहे थे और मोर्टेलिटी हमारी 3,000 से ऊपर थी. वो उसके बाद काम डाउन हुआ और 3 महीने बाद अब इंडिया में देख रहे हैं. इसकी वजह क्या है? पहली वजह, जब हम वायरस को रिस्पेक्ट नहीं करते, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते, तो आपको वायरस लगता है. और ये देखिए, जो माउथ की सरफेसेस हैं, जैसे नाक हो गया, मुंह हो गया और कुछ हद तक कंजंक्टिवल स्पेसेस, यहीं से वायरस आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकता है. तो जब तक आप N95 मास्क डालेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, आपको वायरस नहीं लगेगा. भारत ने बहुत अच्छे कदम, भारत सरकार की मैं तारीफ करता रहा पूरे साल भर 2020 में, बहुत अच्छे कदम उठाए थे, जिसकी वजह से संक्रमण की गति भी रुकी. लोगों ने मास्क डाले, लॉकडाउन हुआ बहुत अच्छे टाइम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की, सब कुछ किया. लेकिन कहीं ना कहीं दिसंबर से जब हमने किसान आंदोलन देखना शुरू किया और डिफरेंट प्रोटेस्ट भारत के अंदर देखने में आए, उसके बाद त्योहार आए, होली आया, फिर रैलीज आई, पॉलिटिकल एक्टिविज्म हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कैंपेन किया. कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए था. लेकिन वॉट एवर द रीजन इज, एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? वायरस को बहुत सारी बॉडीज मिली तेजी से मल्टीप्लाई करने के लिए. और ये भी जानना जरूरी है कि जो वैक्सीन भारत ने डेवलप करी, क्योंकि जब आप वैक्सीन को लेके चलते हैं, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, तो अगर वायरस आएगा, उनकी बॉडी में लगेगा भी, तो भी वो इतने बीमार नहीं होंगे कि उन्हें हॉस्पिटल या ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या आईसीयू पहुंचे या मृत्यु हो. हाँ, वो वायरस को कैरी कर सकते हैं. तो आपके सवाल का जवाब यह है कि कहीं ना कहीं समाज ने, लोगों ने कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं लिया और कहीं ना कहीं सरकारों से भी ढिलाई हुई, जिनका काम था सोशल गैदरिंग्स को रोकना. कहीं ना कहीं बहुत मायने में सोशल गैदरिंग्स हुई और वायरस को बॉडीज मिली मल्टीप्लाई होने के लिए. और दूसरी वजह, जो इसी सवाल का सेकंड पॉइंट है, कि जो वायरस के नए स्ट्रेन्स बन रहे हैं वो बहुत कंटेजियस हैं. जैसे कि यूके का B117 70% ज्यादा कंटेजियस है और यंग लोगों को बहुत बीमार भी कर रहा है. ये दोनों वजह टुगेदर. और तीसरा, जब सीजन चेंज होता है, इम्यूनिटी गिरती है और लोगों की इम्यूनिटी गिरेगी तो वायरस और उनके अंदर इंफेक्शन कॉज करेगा. तो ये तीनों रीजन को मैं टुगेदर मानता हूं. लेकिन डॉक्टर, सब लोग ये कहते रहे कि ये ज्यादा स्प्रेड होता है वायरस, इस प्रकार का जो नया जो वायरस था. लेकिन क्या वजह रही कि मृत्यु दर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की मौतें लगातार, जो किस्से आ रहे हैं, जो मामले आ रहे हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं? क्या फर्क है पहले वायरस में और इस नए किस्म के वायरस में? जरूर. देखिए, इसमें 2 सवाल हैं. पहला सवाल है वायरस के अंदर क्या डिफरेंस है और सेकंड सवाल है ये वायरस ज्यादा मृत्यु दर क्यों कर रहा है. तो मैं पहले सवाल पे आपका आंसर देता हूं. पुराना वायरस जो था, जिसको वुहान स्ट्रेन बोलते हैं, अब अमेरिका के अंदर वो 30 से 40% रह गया है और भारत के अंदर मुझे लगता है वो उससे भी कम हो सकता है या 40-50% के करीब बचा है, क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग, रैंडम सैंपलिंग भारत में बहुत कम है. अमेरिका में हम बढ़ा चुके हैं उसे. तो पहला वायरस जो था, वो जब आपके लंग्स को अटैक करता था, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद वो सीरियस डैमेज करता था. ये जो वायरस है, विद इन 3 डेज सीवियर वायरस करता है. दूसरी बात, ये वायरस बहुत तेजी से संक्रमित होता है. एक आदमी से 10 आदमी, 8 आदमी, 9 आदमियों को लगता है. पहला वायरस एक आदमी से 3 आदमी को लगता था. और चौथी बात, एक होता है इन्फेक्ट करना, बॉडी के अंदर घुसना, फिर ये वायरस आपके लंग्स को अलग अलग हुक से अटैच करके बहुत तेजी से बॉडी में घुसता है, मल्टीप्लाई होता है
और अगर आप पुराने वायरस से ग्रसित हुए हैं, जो वुहान वायरस है, अब ये देखने में आ रहा है जो नए वायरस के ट्रेट्स लग रहे हैं, अगर आप एक बारी कोरोना से बीमार हो चुके हैं, आपके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं पुराने वायरस के खिलाफ, तो जो नया वायरस है उसके खिलाफ पूरी इम्यूनिटी नहीं है। ये एक और वजह है, क्योंकि वायरस अपने आप को चेंज कर चुका है, आपका इम्यून सिस्टम उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये दूसरी वजह है। और जो आप मुझसे पूछ रहे थे मोर्टेलिटी, भारत में अभी भी मोर्टेलिटी 1% के करीब है एज पर द डाटा, अगर हम डाटा को ट्रस्ट करें। ट्रस्टिंग ऑफ डाटा एक भारत से हमेशा इशू रहा है, सबसे ज्यादा इशू रहा है चाइना से, उनका डाटा हम लोग बिल्कुल भी मानते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का डाटा भी थोड़ा लैग है। अमेरिका के अंदर क्योंकि एवरेज पॉपुलेशन की जो एज, मीन एज है, वो 45-55 से ऊपर है, भारत की 60% आबादी 35 साल से कम है। यंग बॉडीज के अंदर मोर्टेलिटी कम होती है, आउटकम्स अच्छे होते हैं क्योंकि यंग हेल्दी बॉडीज होती हैं, इसीलिए मोर्टेलिटी कम है। लेकिन फिर भी अब का जो स्ट्रेन देखने में आ रहा है वो यंग लोग, जो अधिकांश 90% लोगों को अगर कोरोना पहले लगता था उनमें कोई सिम्टम नहीं आते थे या कैरियर होते थे बहुत माइल्ड, अब यही नंबर हमें 80-75 दिख रहा है। और दूसरी बात यह है, जो यंग लोग थे, जो माइल्ड सिम्टोमेटिक कैरियर होते थे, आज की डेट में 3 दिन में वो भारत में देखने में आ रहा है बीमार हो रहे हैं, यंग लोगों की मृत्यु हो रही है, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्योंकि लंग को डैमेज कर रहा है बहुत तेजी से यंग लोगों में भी। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से ये हो रहा है जो आपने सवाल पूछा। डॉक्टर, अब ये जानना था, क्योंकि अब मेरे शो का टाइटल भी है कि डॉक्टर की सचोट सलाह, यानी कि परफेक्ट सलाह। जब किसी का भी आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? होम आइसोलेशन किस प्रकार से होना चाहिए? कौन से स्टेज पर अस्पताल में जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं, हमारे अमेरिका के अंदर 1 दिन में उसका रिजल्ट आता है, कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि बैकलॉग है, ये बात माननी पड़ेगी, बैकलॉग है। जनरली आरटीपीसीआर का टेस्ट विद इन आवर्स आना चाहिए, जिसे हम रैपिड आरटीपीसीआर कहते हैं, लेकिन यहां पर भी उसकी कमी है और भारत में भी कमी है। तो क्या करे आदमी जिसने अपना कोरोना टेस्ट कराया है? पहली बात तो किस आदमी को कोरोना टेस्ट कराना चाहिए? उस आदमी को कराना चाहिए जिसके अंदर ये लक्षण है, जैसे कि खांसी, सूखी खांसी, जुकाम, फीवर, चिल्स, बॉडी के अंदर अगर रैश आ गए, बच्चों के अंदर अगर हेड स्वॉलन हो गए, बहुत तेजी से डायरिया हो रहा है और खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, प्लीज अपना कोरोना टेस्ट कराइए। मत देखिए कि आप किसी के कांटेक्ट में आए थे या नहीं, टेस्ट जरूर कराइए। सेकंड, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई भी आदमी जिसके साथ आपने 6-7-8 घंटे बिताए हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में और उसको कोरोना पॉजिटिव है, तो आप जरूर अपना टेस्ट कराइए। जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आते, आप अपने आप को क्वारंटाइन रखिए। क्वारंटाइन का क्या मतलब है? क्वारंटाइन का मतलब है आप मास्क डालिए। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप एज्यूम करिए कि आपके अंदर कोरोना है, क्योंकि आप पेंडेमिक में रह रहे हैं और आप किसी और को ना दे दें, तो घर से बाहर मत लिखिए, एक कमरे में रुकिए। हो सके तो ऐसे कमरे में रुकिए जहां खिड़की हो, उस खिड़की को खुला रखिए, और हो सके तो एक फैन जो बाहर की तरफ हवा फेंक रहा है, ताकि जो कोरोना हम अब देख रहे हैं कि हवा में फ्लोट करता है, हमने पिछले साल भी इस पे बात की थी, अभी और रिसेंटली लैंसेट में आर्टिकल आया था, उसने भी इसको प्रूव किया है कि 3 से 4 घंटे हवा में ये तैर सकता है। तो अगर आप किसी कमरे में घुसेंगे जहां कोरोना का पेशेंट 1 घंटा पहले, आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले आया था, वो हवा में अगर कंसंट्रेटेड है तो आपको लग सकता है। इसीलिए आप अगर कोरोना से सस्पेक्टेड पेशेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्वारंटाइन करिए और हवा का बहाव अपने कमरे से बाहर की तरफ रखिए, ताकि आपकी हवा दूसरे के कमरे में ना जाए। पहली बात ये। अगर रिजल्ट आ गया पॉजिटिव है तो आपको ऑलरेडी पता है आपको क्वारंटाइन रखना है। ठीक होने के, मैं फिर रिपीट करता हूं, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कोरोना से, उसके 2 हफ्ते तक आप फिर भी अपना इंफेक्शन कैरी करते हैं और किसी और को बीमार कर सकते हैं। तो बिल्कुल मास्क डालिए, और घर में जो उनका ध्यान रख रहा है, अगर आप उन्हें खाना दे रहे हैं तो दूर से दीजिए, उनके पास मत आइए, कमरे में मत एंटर करिए। और अगर हो सके डिफरेंट बाथरूम में वो नहाएं, अगर बाथरूम नहीं है तो स्पंज बाथ ले सकते हैं, एक बाल्टी के अंदर पानी डाल के, साबुन डाल के अपने आप को साफ कर सकते हैं। और कुछ दिनों तक प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, ताकि कम्युनिटी में ज्यादा स्प्रेड ना हो। और मैं तो अपील करता हूं गवर्नमेंट्स की कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन, जैसे मोदी जी ने भी डिस्क्राइब किया था, उसमें इसी तत्काल से हमें हाई, जहां पे ज्यादा स्प्रेड है वहां पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन लगाना चाहिए, ताकि स्प्रेड रुके। और प्लीज अगर होम टेस्टिंग को बढ़ा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो किट्स हम घर पे देते हैं वहां से पिको, क्योंकि ओल्ड लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। जी डॉक्टर, मेरा सवाल है कि मैं पॉजिटिव आ गया, आइसोलेशन में चला गया, मुझे जब आइसोलेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होना चाहिए? कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? किस प्रकार से डॉक्टर से बात करनी चाहिए? और कौन सा वक्त आता है कि तब जाके अस्पताल में भर्ती होना चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ 4 सवाल पूछे हैं।
थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, सपोज आपको कोरोना हो गया, आपका टेस्ट पेंडिंग है, आप क्वारंटीन में बैठिए, 3 दिन में आपका रिजल्ट आता है, अगर पॉजिटिव है तो आप अपने आप को कंटिन्यूअसली, जब आप क्वारंटाइन में हैं और उसके बाद पानी पीते रहिए, 3 से 4 लीटर गर्म पानी। उससे आपका वायरस के, देखिए जब वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो होता क्या है, वायरस मल्टीप्लाई होता है और 2 हफ्ते तक आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान के उससे लड़ना शुरू करता है। जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो वायरस को भी डैमेज करते हैं और आपकी बॉडी को भी डैमेज करते हैं, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। और अगर ये केमिकल्स बहुत बढ़ जाएं बॉडी के अंदर तो लंग्स को भी डैमेज करते हैं। तो इन केमिकल्स को अगर आप अपने सिस्टम से फ्लश करना चाहते हैं तो गर्म पानी पीते रहिए, विटामिन सी थोड़ा बहुत लेते रहिए और विटामिन डी लेते रहिए और गर्म चीजें पिए, गर्म चीजें। आप बिल्कुल अल्कोहल ना पिए, स्मोकिंग मत करिए और अपना इलाज आप मोस्टली घर पे ही कर लेंगे। ये बहुत जानना जरूरी है, सब लोगों को हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप पैरासिटामोल लीजिए, आपकी बॉडी के अंदर फीवर, जिसको हम क्रोसिन भारत में बोलते हैं, या कॉम्बीफ्लेविन एक दवाई है जिसके अंदर आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल कंबाइंड होता है। अगर आपकी किडनीज हेल्दी हैं, जैसे मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं, तो आइबुप्रोफिन से कभी कभी किडनी डैमेज होती है, पर फिर भी आप एक मात्रा में ले सकते हैं। आपने पैरासिटामोल अगर 3 ग्राम भी ले लिया दिन का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका लिवर भी फेल्ड है तो भी आप 2 ग्राम पैरासिटामोल दिन का ले सकते हैं। 500 मिलीग्राम मतलब 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती हैं, उससे आपकी बॉडी के अंदर जो थकावट है, चिल्स है, फीवर है, जोड़ों में दर्द, वो कम हो जाएगा। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। नंबर 2, उसके साथ साथ आप अपने लंग्स की थोड़ी एक्सरसाइज करिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, थोड़ा सा होल्ड करिए, एक्सहेल करिए, इन होल्ड एक्सहेल। गार्गल्स करते रहिए ताकि वायरस का लोड गले में ज्यादा देर ना रहे। उसके बाद पल्स ऑक्सीजनेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको मॉनिटर करिए। अगर आपका पल्स ऑक्सीजनेशन 92-93% तक आ गया है, गिर चुका है, नॉर्मल तकरीबन 98, 97, 99 होता है। अगर एक हेल्दी आदमी जो नॉन स्मोकर है 93, 94 पे आ गया है और कंसिस्टेंटली आ गया है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि वो पेट के बल बेड पे लेटे और सांस ले। क्यों ऐसा हम रिकमेंड करते हैं? क्योंकि जो लंग्स हैं उसके पोस्टीरियर, पीछे के जो लोब्स होते हैं, उसमें हवा कम जाती है, क्योंकि हम इस पोस्चर में बैठते हैं या बैक की तरफ लेटते हैं। जैसे ही हम पेट की तरफ लेटते हैं वहां पे हवा आने लगती है और ऐसा रिजर्व लंग का जो प्रॉपरली यूज नहीं होता है वो भी यूज होने लगता है और ऑक्सीजन अच्छे से बढ़ती है बॉडी के अंदर। तो अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे आधे घंटे तक पीछे लेट के प्रोन पोजीशन पे, आपकी ऑक्सीजनेशन अगर वापस बढ़ के 92, 93 आ जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर प्रोन पोजीशन के बाद भी आपकी ऑक्सीजनेशन 80, 85, 89, 90 तक आ रही है और आपको सांस लेने में दिक्कत है, वो समय है जब आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन आपको बेटर फील करेगी। लेकिन बिल्कुल ऑक्सीजन उससे पहले मत लीजिए, आपके लंग्स को डैमेज हो सकता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन एक तरीके का इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। आज की डेट में भारत के हॉस्पिटल्स और घरों में आग लगने का रिस्क बढ़ चुका है, क्योंकि लोग ऑक्सीजन को ऑपरेट करना नहीं समझ रहे, बहुत तेजी से आग लगती है। तीसरी बात, अगर आप ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर के थ्रू डाले बगैर डायरेक्टली ऐसे लगाएंगे तो आपके लंग्स को भी डैमेज हो सकता है। तो प्लीज कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको ज्यादा डर हो, डॉक्टर की एडवाइस लें। और प्लीज, मैं देख रहा हूं कई लोग रेमडेसिविर, कई लोग स्टेरॉइड बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे लेने लगते हैं, जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे, दवाइयां न लें। और तीसरी बात, जब आपके सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके 2 हफ्ते के बाद आप आइसोलेशन अपनी मतलब आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन मास्क डालकर और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर 2 हफ्ते ठीक होने के बाद आप फिर भी हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और आखिरी सवाल, आई थिंक आपने चौथे पॉइंट का ये पूछा था कि अगर एक इंसान, उसके अंदर क्या लक्षण है कि उसे हॉस्पिटल की हेल्प लेनी पड़े। अगर आपने प्रोन पोजीशन कर ली, उसके बाद भी आपकी ऑक्सीजनेशन ठीक नहीं है, कंसिस्टेंटली 92, 91 से नीचे जा रही है, और आपने ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लगाने के बाद आपको 99 नहीं पहुंचना, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आप 93, 92, 94 पे पहुंचते हैं, ऑक्सीजन को कम से कम यूज करिए। एक तो लोगों के लिए बचत होगी और आपके लिए भी वो इफेक्टिव रहेगा। अगर आप 93, 94 पे 1-1.5 लीटर पर आवर पे चल रहे हैं तो वो दैट इज गुड एनफ। आपको 99 नहीं हिट करना, ताकि वेस्टेज कम ना हो। उसके बावजूद भी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको बहुत तेजी से फीवर आ रहा है, डायरिया आ रही है, चेस्ट पेन हो रही है, वो टाइम है आपको हॉस्पिटल जाना है। कभी कभी हमने देखा है कि कोरोना में स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक आता है, तो ये सब पेशेंट को भी जानना है। और कभी भी कोरोना का सीवियर पेशेंट अकेला घर में ना रहे, ऑब्जर्वेशन कोई ना कोई होना जरूरी है, वरना मृत्यु हो सकती है। ये मैं आपको क्लियर। डॉक्टर, क्योंकि इस बार देखा गया है कि पूरा फैमिली जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, और क्योंकि आप जानते हैं छोटे छोटे घर होते हैं 1 BHK 2 BHK,
ऐसे में एक से अधिक मेंबर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या वो साथ में रह सकते हैं या उन सबको भी आइसोलेशन में अलग अलग रहना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर एक बारी कोरोना घुस गया और आप कोरोना पेशेंट के साथ रह रहे हैं, तो उसमें आपका रिस्क, क्योंकि एक बारी वायरस आपकी बॉडी में घुस गया, फिर आपकी बॉडी कैसे वायरस से लड़ती है, और वो जो घमासान युद्ध होगा वायरस और कोरोना के बीच में, एंटीबॉडीज और बॉडी के इम्यून सिस्टम के बीच में, उससे कितना बॉडी का डैमेज होता है, अब वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप बार बार वायरस को एक्सपोजर हो रहे हैं। तो एक बारी अगर एक परिवार के सभी मेंबर एक्सपोज्ड हैं, तो उनके बीच में दोबारा दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस, अभी तक जो स्टडीज दिखा रही हैं, ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कि सुपर इन्फेक्शन हो जाए दोबारा दोबारा। ये बात बिल्कुल जानना जरूरी है। यानी कि एक साथ में रह सकते हैं। दूसरा ये जानना था, क्योंकि ग्रामीण इलाके तक कोविड पहुंच चुका है और आप जानते हैं कि ग्रामीण इलाके में ऑक्सीजन के नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, कोई कमी नहीं है, शहर जैसा है नहीं। ऐसे में नेचुरल जो ऑक्सीजन के जो स्रोत है, रिसोर्सेज है, उसका किस प्रकार से फायदा ले सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि जो नया स्ट्रेन है वो बहुत इन्फेक्शियस है, लेकिन ज्यादातर इंडोर प्रॉक्सिमिटीज में लगता है। सपोज मैं एक कमरे में बैठा हूं और मेरे कमरे में और 2-3 लोग आ गए जिनको कोरोना है, और सिम्टम है या नहीं है वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, सिम्टोमेटिक कैरियर है, तो मुझे लग जाएगा। लेकिन अगर मैं खुले में पार्क में घूम रहा हूं और मेरे से 10 फीट दूर एक कोरोना का पेशेंट है और मैंने N95 डाला है, उससे डिस्टेंस रखा है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि मुझे लगेगा। हाँ, ये बात सही है कि हवा में फ्लोट कर सकता है, लेकिन हमने मास्क डाला है, तो ओपन एयर में वैसे ही कम लगता है। और ग्रामीण एरिया में सर्फेसिस, खुली खुले घर हैं, खुली खुली जमीनें हैं, इसीलिए वहां पे इन्फेक्टिविटी रेट भी कम है। शहरों में दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, गुजरात के अलग अलग शहर, हैदराबाद, जो कंडेंस्ड एरिया है वहां पे ज्यादा लग रहा है, ये हमने देखा है। लेकिन ऑक्सीजन जो आप बात कर रहे हैं, खुले एनवायरनमेंट में, जहां खेत हैं, जहां खलियान हैं, जहां जंगल हैं, जहां पेड़ हैं, वहां पे ऑक्सीजन जनरेट होता है। और प्लांट्स, आपको पता है, सोलर एनर्जी को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो हम एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के पंप्स हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों के बीच में रहने से आपको फ्रेश एयर जरूर मिलेगी, उससे आपको और भी हेल्प होगा। और ये भी जानना जरूरी है, अगर आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं या आप स्मोक करते हैं, तो आपके लंग्स में कॉन्स्टेंटली डैमेज हो रहा है। और मैं भारत सरकार से पिछले 8 महीने से अपील कर रहा हूं कि कुछ करके स्मोकिंग को कुछ कर्टेल करिए, ताकि हमारे लोग कम से कम स्मोक करें कुछ, या उसकी प्राइस बढ़ाइए या पेनल्टी रखिए। गुजरात गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है ताकि डैमेज रुके लंग्स को। और स्मोकर के लिए कोरोना से मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्मोकर से क्लॉट भी बनते हैं बॉडी के अंदर जो कोरोना बनाता है, और लंग्स में भी डैमेज होता है। तो प्लीज 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 स्मोकिंग मत करिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे क्विट करिए। डॉक्टर, दूसरा जानना था, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे देखे हैं कि अस्पताल में गया, शाम को बात हुई, वीडियो कॉलिंग पे कुछ अस्पताल वाले बात करवाते हैं, लेट नाइट को, अर्ली मॉर्निंग को फोन आ जाता है कि आपके रिलेटिव की डेथ हो चुकी है। क्या वजह होती है कि सडन डेथ हो जाती है? देखिए, सडन डेथ अगर हम बात करें, जो भारत में अभी हालात हैं, ऑक्सीजन की कमी, अगर मैं उसको छोड़ दूं, ऑक्सीजन की कमी मैं एज्यूम करूं नहीं है, तो कोरोना में सडनली क्यों डेथ होती है, ये जानना बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि लंग्स आपके ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं। वहां एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली कोरोना से इफेक्ट होती है और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इफेक्ट हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है, जो लंग्स की पाइपिंग है जिसके थ्रू हवा अंदर जा रही है, उस पाइपिंग के अंदर भी डैमेजेस देखने आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो लंग्स के एल्वियोल, जहां पे एक्सचेंज होता है, वहां तक हवा नहीं आती। और तीसरी हमने ये चीज देखी है, जो ब्लड की सप्लाई लंग्स को जा रही है, जो ब्लड ऑक्सीजन पिक करने जा रहा है, वहां पे बड़े बड़े क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिसे हम पल्मोनरी एम्बुलस बोलते हैं। पल्मोनरी एम्बुलस से भी लोग मर रहे हैं, हार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन रहे हैं, उससे भी लोग मर रहे हैं, स्ट्रोक से भी लोग मर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो ये भी देखने में आया है कि रेयर कार्डियक कंडीशंस आ रही हैं, बहुत रेयर डिजीजेस आ रहे हैं, वैस्कुलाइटिस हो रहा है। तो कोरोना की एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से लोग मरते हैं, पर ज्यादातर लोग लंग्स के फेलियर से मरते हैं। और ऐसे लोग जिनका लंग्स बहुत तेजी से इम्यून एक्टिवेट हो चुका है और डैमेज कर रहा है, उनमें स्टेरॉइड्स बहुत अच्छा काम करता है, और उनमें रेमडेसिविर भी बहुत अच्छा काम करती है, हॉस्पिटल के स्टे को कम करती है, और स्टेरॉइड आपकी जान बचा लेता है। अगर आपके लंग्स फेल हो गए, आपने दवाइयां दे दी, टोक्लिजुमैब भी ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, तो एक लास्ट रिजॉर्ट पे हम लंग्स को बाईपास कर देते हैं, जिसे एक्मो बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। अनफॉर्चुनेटली भारत में बड़े बड़े सेंटर्स उसके बहुत कम है, उसकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है दिल्ली, बॉम्बे में। मुझे भी मैंने भी पेशेंट्स उसमें मैनेज किए हैं, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है वो। तो वो एक तरीके का आपका लंग बाईपास है। डॉक्टर साहब,
सबसे ज़्यादा जो खबरें आ रही है गुजरात है या देश है, यही आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। आपको क्या लग रहा है, कहाँ लैब्स है? आप यूएस में भी देखा, इतने सारे मरीज भी आए, वहाँ से इस प्रकार की बातें नहीं आई। क्या वजह हो सकती है? क्या कहीं ना कहीं आप मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, प्लानिंग प्रॉपर नहीं है? देखिए, मैं रौनक भाई आपका दाद देता हूं कि आपने अपनी रिसर्च बहुत अच्छी की है और आप बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा देते हैं। तो आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट, क्योंकि पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी चाहिए आज की डेट के अंदर। देखिए, सबसे पहला तो ये जानना जरूरी है कि एक सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम होता है हेल्थ केयर के अंदर। अमेरिका में भी है, हमारे अंदर भी बहुत कमियां थी 2020 में, जब यहाँ पे ट्रम्प प्रेसिडेंट थे। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर बहुत तेजी से काम किया। सबसे पहले उन्होंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्ट को एक्टिवेट कर दिया, जो कि वर्ल्ड वॉर टू में लास्ट टाइम एक्टिवेट हुआ था। उसके तहत जो भी वेंटिलेटर्स की किल्लत थी उसको खत्म करने के लिए सब कंपनीज को बोला गया कि आप टीवी मत बनाइए, वॉशिंग मशीन मत बताइए, बट वेंटिलेटर बनाइए। आप प्लास्टिक के कंटेनर्स मत बताइए, बट ऑक्सीजन कैरिंग पाइप्स बनाइए। आप वैक्सीन का रॉ मटेरियल किसी और चीज में मत यूज करिए, जो नैनो मेडिसिन हम बोलते हैं, कैंसर की दवाइयां, उसकी जगह वैक्सीन को दीजिए। जो कि आप अभी देख रहे हैं कि क्योंकि वैक्सीन का इंपोर्ट चाइना से होता था, हमारे रॉ मटेरियल्स का, उसकी यहाँ पे बहुत किल्लत है, इसलिए भारत को भी नहीं दे पा रहे हैं वो। तो इसलिए, और दूसरी बात, उन्होंने पीपीईज, जो हमारा भी सब चाइना पे डिपेंडेंट था, उसको एक्टिवेट किया। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल कमांड बनाया, जो दिखाने लगा कि किस हॉस्पिटल में किस दिन कितने पेशेंट आए कोरोना के, किस हॉस्पिटल में किस दिन कितने पेशेंट आईसीयू पहुंच गए, किस हॉस्पिटल में किस दिन कितने पेशेंट आईसीयू से फ्लोर आ गए और कितने डिस्चार्ज हो गए और कितनों की मृत्यु हो गई। बहुत ही ट्रांसपेरेंट हर स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किया। उससे हमें पता लगा कि सप्लाई डिमांड डेफिसिट कहाँ है। हम भी जनवरी में इस प्रॉब्लम को क्लोज आ गए थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने संज्ञान लेके सब ऑफिसर्स को डाउन ट्रैक किया। और हमारे अंदर ये एक अच्छी बात है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है हेल्थ की, वो सब डॉक्टर्स होते हैं, अपने फील्ड में रिनाउंड लोग होते हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल्स मैनेज कर रखे हैं, उनको साइंस का ज्ञान होता है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे सिविल सर्वेंट को हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में बिठा देंगे जिसे एमबीबीएस या एमडी, मैं तो कहूंगा एमडी नहीं किया हुआ, तो उनका समझ 8-10 साल का एजुकेशन आप नहीं पढ़ा सकते एमबीए की ट्रेनिंग में या व्हाटएवर। तो वो उसकी ग्रेविटी को समझना बहुत एक इशू आता है, जो कि हम भारत में अभी देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है। इसमें मैं पॉलिटिकल पार्टीज को तो ब्लेम नहीं कर सकता, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो आपका कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफसर है वो ऑर्डर न करें, पहले समझे, डॉक्टर से जाने, फिर किसी भी फैसला लिया तो किसी भी रूल्स बनाते हैं तो उसके पहले डॉक्टर्स को कंसर्न किया जाए, फिर बनाया जाए। खैर, अंतिम सवाल ये था, वैक्सीनेशन को लेकर काफी सारी बातें हो रही। देखिए बाबू, ये तो है, हम लोगों ने अमेरिका को भी दिया वैक्सीन, हर किसी को सब कुछ चीजें दी। जब दवाई की जरूरत थी अमेरिका को, तब हम लोगों ने दिया इंडिया से। अब कौन सा ये है कि आप जहां रह रहे हैं वो देश है या दुनिया के देश है, हम लोगों से मुंह मोड़ रहे हैं। क्यों इस प्रकार से क्यों करते हैं दुनिया के देश भारत के साथ? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। पहले तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया 2020 में, दुनिया भर के देशों के लिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन से लेके रेमडेसिविर से लेके अलग अलग एंटीबायोटिक्स। क्योंकि भारत वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। भारत, जैसे कि प्रधानमंत्री बोलते हैं, फार्मेसी है। उसके बाद भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूशन है, जो वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट की वैक्सीन बनाता है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। तो वो एक दूसरी चीज है। अब आपका जो सवाल है उसके अंदर इश्यूज क्या है कि जो रॉ मटेरियल था वैक्सीन का, दवाइयों का, वो सब का सब 80 to 70% चाइना और वियतनाम, चाइना से आता था। और कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट और एम्बार्गोज की वजह से चाइना ने उसको पुल बैक कर लिया है। इसीलिए एंटायर, ये सिर्फ अमेरिका और इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोब के अंदर रॉ मटेरियल की कमी हो चुकी है। अमेरिका की कई कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रही थी, उनका एक्सपोर्ट पे तुरंत काल से बैन लगा दिया गया, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस टाइम 40% के करीब लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। और यहाँ पे हर आदमी के लिए डबल राउंड ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब 2 बारी हम वैक्सीनेट कर पाए, उसके लिए प्रोक्योरमेंट पे काम चल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोकस इस टाइम इस पे है कि कैसे हम, जो नया स्ट्रेन आएगा, आपको ये जानना जरूरी है, जो नया स्ट्रेन है उसकी इफेक्टिवनेस, नई जो करंट वैक्सीन है, फाइजर ले लीजिए, मॉडर्ना ले लीजिए, जो बहुत अच्छा काम करती हैं, उसके खिलाफ भी गिरती जा रही हैं। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि सितंबर से दिसंबर के बीच में क्या हम नया वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू करेंगे, जिसमें बूस्टर आएगा।
इसी वजह से मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेस पे काम चलना शुरू हो गया है, जिसके अंदर पूरा जी। मटेरियल सक इन कर लिया गया है। और यहां पर भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है। और भारत के अंदर इस टाइम बैड कंडीशन आ गई है, जिसको देखकर मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि भारत ने बढ़ चढ़ के काम किया। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि मानवता के माने वो काम करें और उनको सप्लाईज दें, ताकि वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़े। और ये आपको जान के खुशी होगी कि जॉनसन एंड जॉनसन जो एक डोज की वैक्सीन है, उस पे एफडीए ने रोक लगाया था, कल उसको क्लियर कर दिया। एक डोज के बाद आप बहुत अच्छे से वैक्सीनेट हो जाएंगे, यूके और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के खिलाफ भी। और उन्होंने भारत सरकार को ऑफर किया है कि विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा मनी वो अपनी टेक्नोलॉजी भी देंगे। अगर अगर गवर्नमेंट चाहे तो अलग अलग सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन अगर लगेगी तो लोग हॉस्पिटल कम पहुंचेंगे, सिस्टम के ऊपर प्रेशर कम आएगा। जी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी भी है वैक्सीनेशन को प्रमोट करूं और करना भी चाहिए। ऐसे में बार बार कह भी चुका हूं, कई डॉक्टर्स भी कह चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं और हमारे में ये कहते हैं कि गांव के डॉक्टर की बात नहीं मानते, शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं, शहर के डॉक्टर की बात नहीं मानते, बड़े शहर में जाते हैं, देश के डॉक्टर की बात नहीं मानते, विदेश के डॉक्टर की बात मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुनिया का अनुभव क्या है, वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? देखिए, वैक्सीनेशन तो एक समथिंग जिसके ऊपर मैं रिसर्च पिछले 1-1.5 साल से इसमें इन्वॉल्व हूँ, डाटा माइनिंग के अंदर, और सारे तकरीबन रिव्यू आर्टिकल्स में पढ़ चुका हूँ, तकरीबन जो भी बड़े बड़े आ रहे हैं। देखिए, वैक्सीनेशन ने हमको ये दिखाया है, इससे 4 से 5 बड़े बड़े फायदे होते हैं। पहली बात, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, मैं बात कर रहा हूँ कोई भी वैक्सीन, एस्ट्राजेनिका, कोवैक्सीन भी बहुत अच्छी है, मुझे तो कोवैक्सीन का डाटा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। और भारत की पहली इंडिजिनस वैक्सीन है, क्योंकि कोविशील्ड भारत की नहीं है, वो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, उसकी कॉपीज भारत में बन रही हैं, तो आप लोग को गर्व होना चाहिए। अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपको सीवियर डिजीज नहीं होता, आप हॉस्पिटल नहीं, आईसीयू नहीं जाएंगे और आपकी मृत्यु नहीं होगी। 0.04% लोगों के अंदर देखा गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद मृत्यु हो रही है। मतलब अगर 100 लोगों को आपने वैक्सीन लगाई है तो सिर्फ 4 लोग ऐसे होंगे जिनकी शायद कोविड से मृत्यु हो, जो कि बहुत अच्छा डाटा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपके अंदर अगर इन्फेक्शन वायरस का आता है, आप शायद बहुत ही माइल्ड सिम्टोमेटिक होंगे या एसिम्टोमेटिक होंगे, और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। वायरस आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक सर्कुलेट नहीं करेगा। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बॉडी में सर्कुलेट करेगा, आप बीमार भी होंगे, आईसीयू भी जाएंगे, मृत्यु भी हो सकती है। और वायरस ज्यादा देर तक आपकी बॉडी में रह के रेयर म्यूटेंट्स, जिसको डबल म्यूटेंट हम भारत के अंदर आज बोल रहे हैं, भारत का इंडिजिनस म्यूटेंट, जो मैंने 4 महीने पहले जिसका रिस्क आपके शो पे रेज किया था, ऐसे ऐसे म्यूटेंट्स डेवलप नहीं होंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही रेयर म्यूटेंट्स डेवलप होते हैं, आपके वैक्सीन काम करने बंद कर देते हैं, जिसको हम वैक्सीन एस्केप बोलते हैं। तो नंबर 2, वो नहीं होगा। और नंबर 3, अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो लोगों को हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नंबर 4, अगर वैक्सीनेशन लगाएंगे, दवाइयों की जरूरत भी कम से कम पड़ेगी, सपोर्टिव केयर से लोग ठीक हो जाएंगे। और लोग, नंबर 5, इकोनॉमी दोबारा खुली जा सकती है, लोग काम पे जाएंगे, अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। तो वैक्सीन एक सबसे सस्ता तरीका है